and expected value, probability and expected value, probability and expected value. अब देखो जैसे ये जो चैप्टर है बच्चों, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सेम चैप्टर मैं आपको अभी तो फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बट एज इट इज ये चैप्टर अप्लाइड मैथ्स के अंदर भी है। देखो मैं आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का बेसिक ब्रेकअप बता देता हूँ। दिस सेम चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, जो सीए फाउंडेशन में वो एज इट इज अपने अप्लाइड मैथ्स में भी है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो पार्ट तो इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में देयर आर टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के, और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू के। समझे बात को? और इसके बाद जो अगला चैप्टर है वही प्रोबेबिलिटी का है, उसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या नाम है? और ये बच्चों वापस ध्यान रखना तीन पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज बाइनोमियल, सेकंड इज पॉइजन, एंड थर्ड इज नॉर्मल। मतलब ये समझ लेना कि प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसके अंदर मेजर दो पार्ट हुए, वन इज बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज, फिर हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर पढ़ेंगे बाइनोमियल, पॉइसन और, तो जब अपन ये वाला पूरा काम कर लेंगे, मतलब व्हेन विल स्टडी एंटायर दिस ऑल टॉपिक, तो आपका अप्लाइड मैथ्स भी खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी को लेकर के, और सीए फाउंडेशन भी कवर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो आपको एक तो सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल पूरा कराता हुआ चलूंगा, और साथ में उस बुक के भी क्वेश्चन कराता चलूंगा, बाकी सबकी साथ में प्रैक्टिस होती जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ट्वेल्थ और फाउंडेशन लेवल दोनों पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, शायद कहाँ 10th में पढ़ा था, तुम्हारे 11th में भी था प्रोबेबिलिटी, है ना। ठीक है। अब नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी, बताओ व्हाट इज वर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या होता है बताओ प्रोबेबिलिटी का मतलब? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ इवेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ इवेंट। तो लिखो आप लोग, देखो प्रोबेबिलिटी, इट refers to, it refers to the chance of occurrence of the event. It refers to the chance of occurrence of the event. Chance of occurrence of the event. अब इसमें ना एक पॉइंट लिखना, इनिशियली probability was a branch of mathematics. इसमें अंडरलाइन कर लेना, जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूं ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली probability was a branch of mathematics, but later on it become integral part of statistics. It become integral part of statistics. तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, बेसिक चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट। इनिशियल प्रोबेबिलिटी किसका ब्रांच था? मैथमेटिक्स का, बट लेटर ऑन किसका ब्रांच बन गया? स्टैटिस्टिक्स का। आई बात समझ में? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, टू ब्रॉड डिविजन्स, टू broad divisions
of probability are two broad divisions of probability are, first लिखो subjective probability और सेकंड लिखो objective probability. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. अब देखो प्रोबेबिलिटी इनिशियली किसका ब्रांच था? मैथमेटिक्स. लेटर ऑन इट बिकम द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इतने ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी के. अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी नॉर्मली यूज होती है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज अ बायस्ड. बायस का मतलब क्या होता है बताओ? वन साइडेड, मतलब पार्शलिटी होती है. और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. अपने फील्ड में ध्यान रखना सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कवर नहीं है. वी नॉर्मली फोकस ऑन विच प्रोबेबिलिटी. तो लिखो नेक्स्ट लाइन में द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी is mostly used in the field of management, in the field of management and cannot be computed, and cannot be computed. Next line में we generally confined our discussion, we generally confined our discussion, we generally confined, CONFINED, confined our discussion to objective probability, confined our discussion to objective probability. ठीक है, ये कुछ क्या थ्योरी के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है. तो इनिशियली किसका ब्रांच था? मैथमेटिक्स. कितने डिविजन्स हैं? बोलो कौन कौन से? बोलो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं? कौन सी कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब लिखो आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंट. अब बच्चों एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू नो एक्सपेरिमेंट? बताओ. नहीं जी, तुम सीए ट्राई कर रहे हो क्या है एक्सपेरिमेंट? 12th पढ़ रहे हो क्या है एक्सपेरिमेंट है? हाँ, 12th भी एक्सपेरिमेंट है. हाँ, रिजल्ट नहीं बताओ उसकी नई चीज. राइट, देखो सिंपल. अपने को एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? कोई भी चीज करना विच प्रोड्यूसेस रिजल्ट. एनीथिंग दैट प्रोड्यूस रिजल्ट. अब वो फेलियर हो या सक्सेस हो नहीं पता. एक्सपेरिमेंट मतलब एनी डूइंग एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट इज नोन एज. तो लिखो आप एनी परफॉर्मेंस which produces result. अब है ना, एक्सपेरिमेंट के अंदर एक और वर्ड बोल रहा हूँ, रैंडम कब होगा बताओ? अब मैं बोल रहा रैंडम एक्सपेरिमेंट. मैंने एक वर्ड बोला रैंडम. बताओ व्हाट डू यू मीन रैंडम? व्हाट डू यू मीन रैंडम? रैंडम मतलब मान लो मैंने किसी को भी क्लास में उठा लिया, अनबायसनेस. तो एक्सपेरिमेंट इज सेट टू बी रैंडम. मैंने क्या बोला? कोई भी चीज जब क्या प्रोड्यूस करती है तो वो क्या कहलाएगा? बट इट विल बी नोन एज रैंडम व्हेन आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना. अभी तुम एमसीक्यू देखो, सब एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको. तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे वहां पे, आपको आंसर देना पड़ेगा. तो जब मैं बात करता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, रैंडम मतलब क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो लिखो आप इट इज सेट टू बी रैंडम. इट इज सेट टू बी रैंडम
when the outcome it is said to be random when the outcome is unbiased. अनबायस मतलब समझे? बायसनेस नहीं, जैसे मान लो मैंने कॉइन उछाला, अब कॉइन उछालना अपने आप में क्या है? देखो, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? कोई भी परफॉर्मेंस जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रिजल्ट। अब कॉइन उछालना, अगर मान लो कॉइन उछालते क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल, बट मान लो अनबायस है कॉइन, अनबायस मतलब दोनों का चांस क्या है? 50-50, तो वो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई बात समझ में? फिर लिखो नेक्स्ट। इवेंट, इवेंट लिखना। इट इज द रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट ऑब्लिक आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑब्लिक आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट सिंपल इवेंट और सेकंड लिखो कंपोजिट इवेंट। अब इवेंट दो तरह के, एक तो सिंपल और एक कौन सा? अब बताओ, एक्सपेरिमेंट मतलब कॉइन उछालना, समझना। एक कॉइन उछाला, वो क्या है? आपने सीए का एग्जाम दिया, वो एक्सपेरिमेंट है, बट तुम पास हुए वो इवेंट है, फेल हुए वो इवेंट है। तो क्या बोला मैंने? आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो क्या चीज है? इवेंट। और बच्चों, इवेंट कितने तरह का? दो, एक तो कौन सा, और एक कंपोज। अब सिंपल इवेंट, हमारा रिजल्ट आया, पास हो गए, हमने आगे कुछ किया ही नहीं, बस पास हो गए, एग्जाम रख दिया, अब नहीं करना आगे, वो सिंपल इवेंट। बट पास हुए और वापस सेकंड लेवल देना है, वो कंपोजिट इवेंट। तो वापस जब एक इवेंट हुआ, तो सेकंड तुम वापस एक्सपेरिमेंट करने गए, भाई फाउंडेशन पास हुआ, इंटर में गए, वो एक्सपेरिमेंट है वापस। तो सिंपल इवेंट मतलब जब आपने कॉइन उछाला, हेड आया टेल आया, वो सिंपल इवेंट हुआ। बट आपने बोला अगर हेड आएगा तो मैं आगे मान लो ताश में से, पत्तों में से एक ताश, एक पत्ता और निकालूंगा, ताश की गड्डी में से एक पत्ता और निकालूंगा, वो गया कंपोजिट इवेंट। तो ध्यान रखना, सिंपल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो आगे स्प्लिट नहीं होता है, और कंपोजिट मतलब ऐसा इवेंट जिसके अंदर वापस एक एक्सपेरिमेंट जुड़ा हुआ है। तो लिखो अब नेक्स्ट लाइन, देखो, द इवेंट इज सेट टू बी सिंपल, द इवेंट इज सेट टू बी सिंपल when it cannot be further, when it cannot be further splitted, further splitted, मैंने लिख दिया है देखो, when it cannot be further splitted मतलब आगे और तोड़ नहीं सकते हम उसको। फॉर एग्जाम्पल, getting a head in toss of a coin, एक हेड आना कॉइन उछालने पे, दिस इज नोन एज विच इवेंट? बोलो कौन सा है? सिंपल। और लिखो नेक्स्ट लाइन में, द इवेंट इज सेट टू बी कंपोजिट, द इवेंट इज सेट टू बी कंपोजिट when it can be splitted, when it can be splitted into further experiment। फर्दर स्प्लिटेड, तो समझ में आया?
यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब लिखो नेक्स्ट। ये कुछ डेफिनेशन पता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, ठीक है ना? आप क्वेश्चंस करोगे तो काफी टाइम ये डेफिनेशंस काम आएगी। अब लिखो अगला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये आइडिया है? किसी को आइडिया है क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव? नहीं, और बताओ, क्लैरिटी बताओ। यूनियन नहीं, बताओ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एनी आइडिया? यूनियन इंटरसेक्शन तो बाद में पढ़ेंगे अपन। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब दो इवेंट जब साथ में नहीं हो सकते। मैंने मान लो एक कॉइन टॉस किया, तो हेड और टेल दोनों आ सकता है क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ हेड एंड टेल। बोलो हेड भी आ गया और टेल भी आ गया। अभी बच्चा है मान लो, उसने सीए का एग्जाम दिया, बोले पास भी हो गया फेल भी हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा? बोले पास भी हो गया फेल भी हो गया। अब तो पता ही नहीं पड़ रहा क्या बोल रहा है वो। मुक्षित, क्या होगा बताओ अगर कोई बच्चा ऐसा बोले पास भी हो गया फेल भी हो गया? हाँ, शुभ, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब क्या हुआ? दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। व्हेन टू इवेंट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। जैसे मान लो एक कॉइन टॉस किया, ऑब्टेनिंग हेड और टेल, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। एग्जाम दिया, पास फेल दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पास होगा तो फेल नहीं होगा, फेल होगा तो पास नहीं होगा। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन टू इवेंट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। जब दो इवेंट साथ में नहीं हो सकते तो वो कहलाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले समझना एक बार। एक एग्जांपल बुक के अंदर, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप सिर्फ ध्यान दे देना है ना, वो मिल जाएगा आगे। आपको मान लो केस दिए इसमें, एक एमसीक्यू है बुक में, चार केस दिए कि बताओ इनमें से कौन सा इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। लिखा ए में एक और बी, लिखा मिस्टर एक्स इज अ स्टूडेंट इन अ स्कूल, इज अ स्टूडेंट इन स्कूल। आगे लिखा है मिस्टर एक्स इज अ गुड सिंगर। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता है? दोनों साथ में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। फिर सेकंड, एक एग्जांपल दिया, मिस्टर एक्स रेसाइड्स इन उदयपुर, और बोला फिर मिस्टर एक्स प्लेज बैडमिंटन। दोनों साथ में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं? अच्छा, अब एक और बोलता हूँ, मिस्टर एक्स इज अ वोटर ऑफ उदयपुर, और आगे बोला मिस्टर एक्स इज 14 ईयर्स एज। दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं, तो ये कौन से हुए बताओ बच्चों? ऐसे आइडेंटिफाई करना है, समझ आया? तो विच इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? स्टार्टिंग दो हो सकता है, अब तुमको ऐसे चार केस मिल जाएंगे, अब बताना पड़ेगा कौन सा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इवेंट ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? तो ऐसी सिचुएशन जहां पे दो इवेंट साथ में नहीं हो सकते हैं, वो कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जांपल अपन ने कॉइन टॉस किया, हेड टेल आना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। आई बात समझ में? तो लिखो, टू इवेंट आर सेट टू बी, टू इवेंट आर सेट टू बी mutually exclusive when they cannot occur simultaneously। और दोनों साथ में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, getting head or tail when a coin is tossed, getting head or tail when a coin is tossed, getting head or tail when a coin is tossed। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? एंड लिख दो बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मतलब और ही होना चाहिए, हेड और टेल ही होगा, वो एंड कैसे होगा? दोनों एक साथ, हेड एंड टेल तो एक साथ हो गया, और ही होगा वो। तो या तो हेड या टेल, तो या तो हेड या टेल। हेड इन टेल तो मतलब साथ हो गए ना दोनों। एंड मतलब क्या हो गया? साथ। और मतलब या तो हेड या टेल। एक कॉइन उछाला, हेड टेल आना अपने आप में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। हेड होगा तो टेल नहीं होगा, टेल होगा तो हेड नहीं होगा। पूछेंगे ऐसा? पूछते ही नहीं है, समय को पता है। फिर 10 साल में तो नहीं पूछा। अभी आगे आएंगे वो पूछ। कै, कैसे आएगा? कैसे आएगा? एक कॉइन आज उछाल कर, मैंने कब बताया? अरे ये तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है इवेंट। हाँ, तो ये तो एग्जांपल ही तो होता है, हेड और टेल मैंने कॉइन इज टॉस, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। आज कॉइन उछाल के देखना एक बार, और पूरी रात कोशिश करना, हेड टेल साथ आता ही नहीं आता है। अगर आ गया तो कल मैं पढ़ाना, डेफिनेशन चेंज कर देंगे अपन, है ना? और वीडियो रिकॉर्ड कर लेना हेड टेल साथ में। या तो एक काम करना, एक हेड आए उसके ऊपर टेल भी लिख देना, हाथ से लिख देना। तो ये इवेंट देखो, आप समझो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब क्या? ये इवेंट है। एक कॉइन उछाला तो हेड और टेल अपने आप में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। दोनों साथ में हो ही नहीं सकता इसलिए, या तो हेड होगा तो टेल नहीं होगा, टेल होगा तो हेड नहीं होगा, मतलब वो। अगला लिखो। नेक्स्ट जो नल इवेंट। नल इवेंट, NULL। बताओ क्या मतलब होगा नल इवेंट? जीरो, मतलब इवेंट होगा ही नहीं, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। तो लिखो आप, द इवेंट विच विल नेवर हैपन, द इवेंट विच विल नेवर हैपन, ऑल्सो नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज जीरो। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा? जीरो। और इसको एक और साइन से इंडिकेट, एंड इंडिकेटेड विथ, इसमें ना एक सिंबल यूज होता है बच्चों, मैं आपको वो लिखा रहा हूँ, ये सिंबल बना देना। ये फाई का सिंबल होता है, द सिंबल ऑफ फाई, ग्रीक सिंबल फाई। अगला देखो, श्योर इवेंट। श्योर मतलब इवेंट 100% होगा। देखो, द इवेंट विच विल ऑलवेज हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इक्वल टू 1। द इवेंट विच विल ऑलवेज हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक रेंज करेगी बच्चों? 0 to 1। तो लिख दो आप, नोट करके लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट will always range from 0 to 1। कहां से कहां तक चलेगी? 0 to 0 मतलब नल, 1 मतलब श्योर। बोलो, समझ में आया? ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 1। 0 मतलब कभी नहीं होगा, 1 मतलब हमेशा होगा। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सिंपल, कंपोजिट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नल, श्योर, सारे क्लियर है?
अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन ही चलेगी अभी, है ना? अगला डेफिनेशन लिखो, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेना, it means the probability of event, it means the probability of event is defined as number of favorable outcome to total outcome, number of favorable outcome, OU2 OUTCOME, है ना, आउटकम टू टोटल आउटकम। और एक पॉइंट और लिख लेना, दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल only when only when outcome are finite and defined, only when outcome are finite and defined। अब ये पता है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अपन थ्योरेटिकल में जाएंगे ना, जैसे बाइनोमियल पॉइसन पढ़ेंगे, तो वहां पता है इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे हम लोग। मतलब देखो, जब तक आउटकम फाइनाइट और डिफाइंड है और नंबर कम है, जैसे मान लो एग्जांपल समझो, मैंने आपसे एग्जांपल पूछा, एक कॉइन टॉस किया, तो आप बोलोगे सर आउटकम क्या हो सकता है? दो, या तो एक हेड या एक टेल। तो आप बोलोगे सर सिंपल, हेड आने का चांस कितना है और टेल आने का चांस भी कितना है? अच्छा, दो कॉइन टॉस किए तो भी तुम कर लोगे एक बार इजीली, चलो दो कॉइन टॉस किए, चार आउटकम है। एक, मान लो दो कॉइन टॉस किए, या दोनों पे हेड आए, दोनों पे टेल आए, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे हेड एक पे टेल, ये चार अपन तीन को भी स्प्लिट कर लोगे। अब मान लो अगर 500 कॉइन टॉस किए, अब बताओ 500 कॉइन टॉस किए, 100 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब या तो आप ऐसे बनाते बैठो, पहले पे हेड आए, ऐसे 500 कॉइन का बनाओ, ऐसे बनाते रहो 500 कॉइन का, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल, पूरी रात दिन निकल जाए तो भी नहीं पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में अपन पढ़ेंगे बाइनोमियल। जब मान लो अपन ऐसे केस पढ़ेंगे, 5,000 कॉइन टॉस किए, ठीक है ना? अब ये मन में आता है, ऐसा करता कौन होगा? कौन टॉस कर रहा है 5,000 कॉइन बैठ करके, है ना? थ्योरेटिकल है, उसका नाम ही थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट जहां पर नंबर छोटा है, वहां तो इससे काम हो जाएगा, दो कॉइन टॉस किए, तीन कॉइन टॉस किए, तो क्लासिकल डेफिनेशन चल जाएगी। बट मान लो जब नंबर बहुत बढ़ जाता है, जैसे मान लो एग्जांपल समझो, मेरे को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस रोड पे दिन भर में कितनी व्हाइट कार गुजरती होगी। अब यहाँ पे नंबर बहुत लार्ज है, तो वहां यूज करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? सनलाइट की वेवलेंथ मैच करनी है, ठीक है, तो वहां अपन यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपका एन ऐसा हो जाएगा, जब आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो एन को, इतना बड़ा हो गया एन, तो वहां अपन लोग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। बट यहां मैंने क्या लिखा है क्लासिकल में, ये एप्लीकेबल कब है? जब इवेंट क्या है, फाइनाइट में भी छोटा। अब फाइनाइट आप बोलो सर 500 कॉइन टॉस किए, तो यहां से नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल आएगा वो करना, तो वहां अपने को थ्योरेटिकल में लगाना पड़ेगा। तो फाइनाइट भी नंबर ऐसा हो छोटा हो, तो अपन ये कर लेंगे क्लासिकल डेफिनेशन। अभी अपन स्टार्टिंग में तो स्टार्ट ही कहां से करेंगे? क्लासिकल डेफिनेशन से, ठीक है ना? तो लिखो एंड डिफाइंड, और यहाँ पे क्या बोला? फाइनाइट, और साथ में क्या होना चाहिए? डिफाइंड। डिफाइंड मतलब मेरे मैं कर पाऊं, आज 500 कॉइनों से आप कर ही नहीं पाओगे, तो वहां क्लासिकल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, एज पर क्लासिकल डेफिनेशन, एज पर क्लासिकल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मान लो प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की? ए की,
is given as probability A equals to PA equals to number of favorable case to A upon total number of case. अब इसका मतलब समझे, नंबर फेवरेबल अपॉन क्या लिखा मैंने, टोटल। मेरे फेवर में कितने आ रहे हैं, मेरे फेवर में कितने आए, टू टोटल। अब एग्जांपल समझो, मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, अब इस डेफिनेशन समझना, मान लो मैंने ऐसा बोला, मैंने 2 कॉइन टॉस किए। बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो इस चैप्टर को, ये चैप्टर क्या इजी है, बट अगर आपने स्टार्टिंग ढंग से नहीं करा, इतना टेक्निकल हो जाए कुछ पता ही नहीं पड़ेगा चैप्टर में क्या हो रहा है फिर आगे जाके। चैप्टर बहुत इजी है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, है ना, तो बस ध्यान से पढ़ते हैं, जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना जा करके। अब मैं 2 कॉइन टॉस किए, अब 2 कॉइन टॉस किए तो आप बोलोगे सर, और मान लो मैं कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब मैंने 2 कॉइन टॉस किए और क्या बोला, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो, 1 हेड आने की। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं तो आउटकम क्या हो सकता है, या तो दोनों पे क्या हो, दोनों में टेल आ जाए, एक पे हेड आए एक पे, ऐसा चलेगा, ऐसे होंगे आउटकम, ऐसे होंगे ना। 2 कॉइन टॉस किए, दोनों पे टेल आए, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड, और दोनों पे हेड आ जाए। अब मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी बोली, गेटिंग 1 हेड। अब 1 कितने में आ रहा है बताओ, तो क्या हो गया, फेवरेबल कितने केस हुए, टोटल कितने केस हुए, 4। बोलो आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब बताओ एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो। अब समझना, जब मैंने ये बोला तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी एक्स किसके बराबर हो, एक्स मतलब जो इवेंट है वो एक हेड हो, सिंपल। अब मैंने क्या बोला, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब क्या हो बच्चों, या तो एक या एक से, लेकिन वो ज्यादा कितना हो पाएगा, मैक्सिमम 2। एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा, तो मैक्सिमम कितना हो पाएगा, 2। तो अब कभी क्वेश्चन में मान लो आपको ऐसे लिखा हो, अगर ऐसा बोला x इक्वल टू 1, क्वेश्चन क्या डायरेक्ट बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो एक का निकालना है। और क्वेश्चन अगर ऐसा बोले, एक तो ऐसा बोला, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस थिंग बताओ, एक से ज्यादा, तो एक इसमें नहीं आएगा, मतलब इसमें क्या है, 2 हेड, सिंपल। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1/4। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसा बोले, एक या, तो इसको बोलोगे आप मोर देन 1, उसको क्या बोलोगे, बोलो आई बात समझ में। तो अब आप जब क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अपने को डायरेक्ट ऐसा मिलेंगे केसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वहां पे अपने को समझना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो, एटलीस्ट 1, तो या तो एक या एक से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि 2 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, लिख सकता हूं 2 से ऊपर तो आई नहीं आउटकम, ऐसे लिख सकता हूं ना। और इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो कैसे लिखोगे, सिर्फ आई बात समझ में। अच्छा मान लो ऐसा लिखा है, लेस देन 1, मतलब एक भी हेड नहीं है, तो लेस देन 1 मतलब क्या हुआ, x का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, x का मतलब क्या, हेड आने का चांस। अब x लेस देन 1 मतलब क्या बोलो, 0, तो इसमें क्या हो गया, दोनों टेल आए, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना हुआ। और मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, अब इसका मतलब होता है
ज्यादा से ज्यादा एक, और इसका मतलब होता है कम से कम एक। इसका मतलब हुआ एक से कम, इसका मतलब हुआ एक से ज्यादा। सही बात समझ में? तो जब भी तुमको ऐसा लिखा हो एक्स, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट? दो या दो से। अच्छा, अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या इस केस में? जीरो। हो इम्पॉसिबल इवेंट। जब दो को दो से ज्यादा हो सकता, आउटकम ही नहीं है। समझे बात को? गेटिंग माय पॉइंट? तो एटलीस्ट वन मतलब, अच्छा अगर ऐसे लिखा मतलब एटलीस्ट टू, मतलब दो या जहां तक जा रहा है एन वहां तक। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एग्जांपल पूछता हूं, क्या इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये टोटल कितने के बराबर होगा? 1 ही तो होगा भाई। एक भी हेड नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए, क्या चांस है? एक हेड आ जाए, क्या चांस है? और दो हेड आए, वापस टोटल कितना आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है। मेरी बात समझे आप? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं, मेरे को ये निकालना है, इसमें 1 या, बोलो इसका मतलब क्या हुआ? 1 या, तो बताओ मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, या तो x इक्वल टू 1 प्लस, या फिर, यस और नो, इसमें तो कर सकता हूं भाई। आप देखो ना, चेक करो, ये चीज इधर आ जाएगी तो भी तो ये रिजल्ट होगा। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? आई बात समझ में? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब एटलीस्ट 1। ये क्या अपने को, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, मतलब लगभग काफी केसेस में आना है, ये तो बहुत एक सिंपल केस मैंने बताया। तो एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1, बताओ x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब एटमोस्ट 1, और इसका मतलब एटलीस्ट 1। बोलो आई बात समझ में? एक्सप्लेन दिस अगेन। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो क्लासिकल डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या हो? फेवरेबल केस टू ए अपॉन, ये लिख लिया डेफिनेशन, सबने लिख लिया? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन। देखो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इट मींस टोटल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी इवेंट के टोटल कितने आउटकम है वो सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस को एस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पे ना ये पॉइंट लिख लो, ये क्या फिर तुम फिर भूल जाओगे। एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मतलब एटमोस्ट 1। नॉन मैथ्स वाले तो लिख ही लो ये चीज, है ना, तो तुम गड़बड़ करोगे। सभी लोग लिख लो, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब एटमोस्ट 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1। सैंपल स्पेस मतलब कितने आउटकम होंगे, जो भी आ रहे हैं उनको सबको इस तरह लिख देना। सैंपल स्पेस में कितने आ सकते हैं इवेंट, एक दो कॉइन टॉस किए, ये जो भी आउट हुए सैंपल में जितने आ सकते हैं उसको एस से लिख दो, ये सैंपल स्पेस।
लिख लिया यहाँ तक? एनी डाउट? अभी तक क्लियर है बिल्कुल? कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट, odds in favor and odds against the event. Odds in favor and odds against the event. अब बच्चों odd in favor और odd against का मतलब क्या होता है समझना। लिखना if x is to y is odd in favor of event, x is to y क्या है? odd in favor of event A कर देना। if x is to y is odd in favor of event A, then probability A equals to x upon x plus y. If x is to y is odd in favor of event A, probability A equal to x upon x plus y. और फिर नीचे लिखो if x is to y is odd against the event A, then probability A equal to y upon x plus y. Odd against the event A, then probability A equal to y upon x plus y. अब मेरी बात सुनना ध्यान से, वापस इस एग्जांपल को भी ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने मान लो आपको रेशियो में प्रोबेबिलिटी दे दी। मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 2:3। प्रोबेबिलिटी कितनी है? और ये बोला ये ऑड इन फेवर है। ये क्या है? ऑड इन फेवर। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या? ये x और ये, तो ऊपर देखो x और y को कैसे लिखा है मैंने? आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब इसी को अगर मैं बोल दूं तो क्या बन जाएगा? ऐसे। तो अगर ऑड इन फेवर है तो लिखोगे कैसे? और ऑड अगेंस्ट है। आई बात समझ में? अब थोड़ा टेक्निकल करते हैं इसको, सुनना मेरी बात। मैंने 2 कॉइन उछाले, ये आउटकम लिखे, ठीक है? 2 कॉइन उछाले, आउटकम ये लिखे। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बोलो, 1/4। अब मैं आपको यूं बोलता हूं, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग 2 हेड। मतलब देखो मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला? अभी मैं पूछा 2 हेड आने का चांस क्या? आपने क्या बोला? अब बोला इसको 1/4 को कन्वर्ट करना है अपने को ऑड इन फेवर के रेशियो में। प्रोबेबिलिटी गिवन है और उसको रेशियो में कन्वर्ट करो। मेरा क्वेश्चन समझे आप? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपने को जो प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4, बट उसको कन्वर्ट करो ऑड इन फेवर में। तो आप बोलोगे सर ये क्या है मेरा? ऑड इन फेवर में क्या होता है? अपॉन, बोलो एक्स कितना है? ये 1, तो ये कितना हो गया? 3। तो ऑड इन फेवर में ऐसे लिख सकता हूं, 1:3। नहीं है समझ में? फिर सुनो, वापस सुनो मेरी बात। अच्छा मैं अगर ऐसा बोलता हूं, छोड़ो इसको छोड़ो, मैं बोलता हूं 1:3 ऑड इन फेवर है, तो इसको लिखोगे कैसे? प्रोबेबिलिटी कैसे? 1/4 कैसे लिखेंगे? उल्टा समझो, 1/4 प्रोबेबिलिटी है, इसको ऑड इन फेवर में लिखना है, तो क्या होगा?
सिंपल। नहीं आया समझ में अभी? क्लियर है? अच्छा, मान लो ऐसा बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड को लिखो इन द फॉर्मेट ऑफ ऑड अगेंस्ट में लिखो। अब बताओ, पहले लिखा मैंने ऑड इन फेवर, और अब बोल रहा हूं कि इसको लिखो कैसे। बोलो क्या बोल रहा हूं, कैसे लिखो? अब बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दो हेड आने की? क्या होगी? और ऑड अगेंस्ट को लिखते कैसे? एग्री करते हो? यस और नो? तो अब ये क्या चीज है बताओ? वाई। ये वाई हो गया, एक्स क्या हो गया अब अपना? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ऑड अगेंस्ट हो गया। अब वापस इसको समझो, मैंने कहा बच्चों 3:1 इज ऑड अगेंस्ट, 3:1 इज, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी? 1/4। तो 1:3 लिखोगे तो ऑड इन फेवर, और 3:1 लिखा तो, वापस समझाऊं? क्लियर है? अच्छा, 4/9 ऑड इन फेवर बताओ। गुड, 4:5 ऑड इन फेवर, 4:5 होगा। और 5/9 ऑड अगेंस्ट बताओ। 5/9 को ऑड अगेंस्ट में कन्वर्ट करो, क्या होगा? सेम, 4:5। आई बात समझ में? शुभ, समझ आया? मुक्षित, क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? परफेक्ट क्लियर है? तो ये कंसेप्ट होता है ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट द इवेंट का। यहां तक कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? नेक्स्ट, समझ में आ रहा है या बहुत है आज के लिए? बहुत है? चलो।